आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी से लेकर दिन के 10 बजे तक हम आए हैं आपका साथ देने के लिए। वैसे हर शुक्रवार को हम कानून के विषय पर चर्चा आधारित रखते हैं, पर आज हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, जो आए हैं फ्रांस से, और वे एक कार्डियक सर्जन हैं, डॉक्टर धर्मेश रामलगन। आपने उनको कई बार सुना होगा आज की चर्चा के कार्यक्रमों में। तो आज हमें एक बार फिर अवसर मिला है उनके साथ जुड़ने का, और वे सी के वेल्किन में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे कि जिस प्रकार से आज समाज में बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है हृदय रोगों को लेकर। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जी हाँ, इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और MBC के तीसरे चैनल पर यानी MBC 3 पर आप हमें देख पा रहे हैं। साथ ही साथ FB पेज यानी फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर पाएंगे। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर धर्मेश का। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एक बार फिर हम यहाँ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस आप आए यहाँ पर, बहुत ही कम समय के लिए, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा बहुत समय निकाला। इसके लिए हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि आप शुक्रवार को कानून से जुड़े हुए बातें करें, तो हम आज दिल का कानून का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल का कानून भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आज हम जानते हैं कि 10 तारीख है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आज जब हमारा जैसे कहते हैं ना कि मानसिक रोग बढ़ता है, तो उसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ होता है। हमारे इमोशंस पर होता है, हमारे इमोशंस पर होता है, हमारे दिल पर होता है, और धीरे धीरे करके हमारी सारी सिस्टम को वो खराब करता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे गंभीर हृदय के रोगों पर, और उसके स्वास्थ्य को हम कैसे उससे निपट सकते हैं। इस पर आज की चर्चा का ये कार्यक्रम हम आधारित रखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो यही होगा कि हृदय का जो स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। देखिए, हमें जानना चाहिए कि हृदय क्या है एग्जैक्टली जी। तो हृदय क्या है? हमारे सीने के बिल्कुल बीच में थोड़े से बाएं में हमारा हृदय होता है। इसीलिए कहते हैं कि वो बगैर दुलिया को ते गुश। तो उसमें मसल्स होता है, उसमें नॉन रिटर्न वाल्व्स होते हैं, और उन मसल्स को खून देने के लिए हमारे कुछ आर्टरीज भी होते हैं। और जो हृदय को लेकर मसल से जुड़े हुए बड़े बड़े आर्टरीज जो है वो हमें हमारे पूरे शरीर को खून देता है। तो ये ऐसा काम करता है, ये एक पंप का काम करता है। ये बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड पंप है। तो हमें जानना चाहिए कि जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो किस भाग में प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे वो वाल्व हो, चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वो मसल हो, या वो बड़े बड़े से आर्टरीज जो हृदय के बाहर जाते हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम होता है। यदि उनमें प्रॉब्लम होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये हम कहते हैं ना औते पे बूशे। ये जैसे कहते हैं ये ब्रेड एंड बटर है, लेकिन जब चीज़ें ब्रेड एंड बटर के बाहर जाते हैं तो ऐसे में पीनट बटर आ जाता है, कॉफीचे आ जाता है, जाम भी आ जाता है, सब कुछ आने लगता है, जाम आ जाता है, और अंजाम बुरा होता है। तो हमें जानना चाहिए कि किस भाग में प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पेशेंट्स को जानना चाहिए। और कैसे जानना चाहिए? कुछ एग्जाम्स करना चाहिए, और पेशेंट को सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। सही बात है, ताकि अच्छा से ट्रीटमेंट मिले, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। जी। और फिर हम देखेंगे क्या ये सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, या फिर सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सब देखना चाहिए हमें। सब हृदय में से जुड़े हुए सब चीज़ें देखना चाहिए। और हमारा हृदय एक्चुअली जब वो पंप का काम करता है तो वो खून, ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे सभी ऑर्गन्स को देता है। चाहे वो दिमाग हो, किडनीज हो, फेफड़े हो, या फिर हमारा लीवर हो, तो सब जुड़े हुए हैं। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, यदि आपकी किडनीज फेल हो रहा तो क्या होता है, हमारे खून में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे कि पोटासियम। जो पोटासियम का लेवल बढ़ेगा तो
वो उसका असर सीधा दिल पर होगा, क्योंकि Okay. हमारे हृदय जो है वो जी। एक सर्टेन लेवल ऑफ पोटेशियम से काम करता है। जी जी तो इसीलिए गंभीर बातों से पहले ये जी। सब जानना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे बिल्कुल। पूरे शरीर में, जी। ताकि हम तैयार हो सके और डॉक्टर भी तैयारी कर सके, बिल्कुल ताकि मरीजों को अच्छी सी ट्रीटमेंट मिल दे सके। तो डॉक्टर जी, जैसे मान लीजिए हृदय रोग अगर आपको हो रहा है तो उसके लक्षण कैसे पता चले, कैसे एक इंसान को पता चले कि मेरा दिल ही मतलब कुछ खराब है मेरे दिल में? देखिए, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में, जी जैसे कि यंगस्टर्स, जी। जैसे कि 30 और 40 के बीच में अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा, दिल में सीने में दर्द हो रहा हो, सांसें में लेने में कठिनाई हो रही हो, और आपको लगेगा कि मैं रोज़ काम जाता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, बस में जाता हूँ, लेकिन कुछ हफ्तों से मैं ये सब अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब जैसे बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, ये सब होते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं करते। लेकिन जब वो एक लिमिट के ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मल होता है। बिल्कुल। ये इसको कहते हैं फंक्शनल चीज़ें, जो हमारे फंक्शंस को चलना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सब फंक्शंस होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सीने में दर्द हो। तो जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे सीने में दर्द होता है और उसके बाद सांस लेने में कठिनाई, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं, मतलब हर इंसान का सिम्टम अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का जेनेटिक्स अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यंगस्टर्स के लिए एक पहला साइन। और क्लासिकली हम देखते हैं कि सीने में दर्द हो रहा हो, बीच में, पीठ में, या मैं यही बोलने वाली थी, कई बार ऐसा भी होता है कि पीठ में भी दर्द होता है। तो हाँ, जब मैंने कहा, हमारे मसल, हमारे हृदय के मसल्स को देने वाले आर्टरीज जो हैं, जब वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो हमें सीने में दर्द होता है। लेकिन अगर वो क्लासिकल ब्लॉक नहीं है, मान लिया जाए कि एक छोटे से आर्टरीज का ब्लॉक हो रहा हो जो टिपिकल नहीं होता, तो उसका सिम्टम्स भी अलग सा हो जाता है। तो सीने में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन शायद पीठ में ज़्यादा दर्द होगा। तो ये सब जानने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो उस सब चीज़ों को लेकर, जैसे कहते हैं, एक इंटीग्रेशन का काम करता है। आपको सुनता है, आपकी हिस्ट्री लेता है और आपको कहेगा कि क्या टेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमारे पॉपुलेशन में जो ब्लॉक आर्टरीज का समस्या है, ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये फाइनेंशियल तौर के, आप उसको फाइनेंशियल नज़रिए से देखते हैं तो पता चलता है कि गवर्नमेंट लाखों खर्च कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के, तो हमें जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर जी, आजकल हमने देखा होगा कि कई बार आपने बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे जहाँ पर कम उम्र वाले लोग, यानी मान लीजिए अभी वो 30s में हैं, अर्ली 30s, अर्ली 40s में हैं, और अचानक से उनको माइनर हार्ट अटैक या फिर एकदम मैसिव हार्ट अटैक आता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण जो यंगस्टर्स, जैसे आपने कहा, जी 30-40, हाँ, तो बहुत सारे जो भी फाइल्स मैंने देखे यहाँ पर जी, उसका जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब कंडीशंस बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लिया जाए कि परिवार से जुड़े हुए सदस्य, जी, माता पिता, दादा दादी, जी, जब आप उसको पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके पिताश्री 50 साल के से पहले उसको हार्ट अटैक हो रहा हो, या उसके माताजी 60, तो उसको भी हार्ट अटैक हो गया हो। लेकिन मॉरिशस में एक अलग सा जेनेटिक्स होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों तो इंडिया से आए, यही पर रहे, खाने पीने का तरीका, जैसे आप जानते हैं ना, यहाँ का ट्रेडिशन जो है, जहाँ का जो कल्चर, जिस तरह से हम पले बड़े हैं, एग्जैक्टली, जो फ्राइड फूड्स एंड ऑल दैट। लेकिन जब आप सब इसको लेकर आप जेनेटिक्स में डालें तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ये एक और एक 2 नहीं, ये 1 और 1 11 होता है।
ओके। जैसे कि वो फिल्म होता था। तो हमें इसको समझना चाहिए जी और मैंने कुछ जेनेटिशियंस से बात भी की जी तो वो जानते हैं कि जी। हमारे देश में ये जेनेटिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि मैंने एक स्क्रीनिंग किया था, फ्री स्क्रीनिंग सभी के लिए, तो जब मैंने देखा कि 30 से लेके 50 तक जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो काम कर रहे हैं जी कम से कम उसमें 50% जैसे कि हाइपरटेंशन, 40% को किडनीज से लेके हुए प्रॉब्लम हो रहा हो। तो ये सब मैंने देखा और ये लोग अपनी जिंदगियां अच्छी तरह से जी रहे हैं क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बीमारी है शुरू हो रहा है। जी जी। इसीलिए जब वो 50 से ऊपर होते हैं तो हम सभी कॉम्प्लिकेशंस को देख रहे हैं। जी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब बहुत पहले देखना चाहिए जी। जैसे कि यूरोप और डेवलप कंट्रीज़ में हम कहते हैं 40 के बाद या 45 के बाद आप फुल टेस्ट करें। जी। मॉरिशस में हमें 40 का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उससे बहुत पहले करना चाहिए। इसीलिए वो जेनेटिक्स का फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप एक ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको दिखाई देगा कि हमारे कोलेस्टेरॉल हाई है या नहीं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई सिम्टम आपको मिले। एग्जैक्टली। हो सकता है कि प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है पर आपको अभी तक कोई संकेत या कोई सूचना नहीं मिल रही है आपके बॉडी की तरफ से। बॉडी की तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा एक साथ आपको 10 प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब फिर बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना है कंडीशन। जी जी। और डॉक्टर जी यहाँ पर हमने देखा है कि कई सारे लोगों को ऐसा एक मिथ है कि मतलब हम पतले हैं, दुबले पतले हैं, हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब चलो खेतों में काम करते हैं या जो भी है, पर फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। तो इसीलिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि मोटापा हो या फिर आपका बॉडी पतला हो तभी कोलेस्ट्रॉल के चांसेस रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब मैंने ये स्क्रीनिंग किया था जो 30 और 50 के बीच के लिए किया था, तो मैंने देखा कि उनका तो जैसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI कुछ ज़्यादातर नॉर्मल थे, लेकिन कोलेस्टेरॉल हाई था। तो इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर जी? हो सकता है कि वो जैसे हम रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं तो हम ऑफिस जाते हैं, कुछ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं और जो भी हम शरीर में डाल रहे हैं जैसे खाना पीना, हम उसको लेकर जो एनर्जी मिलता है हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं जी। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम ज़्यादा चल नहीं रहे, अपने पैरों पर चल नहीं रहे जी। तो उसका जो प्रॉब्लम आ जाता है, देखिए ये जैसे कहते हैं ना मैं जिले लो जीफे, तो आप दूध को लेके उबाल रहे हैं और आपने कुछ टेम्परेचर में डाला जी, I mean 5 मिनट को लेके आपको नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आप 5 मिनट के ऊपर जाते हैं तो सब निकल जाता है जी। तो ये हमें ये वैसा ही सिचुएशन होता है मॉरिशस में। बिल्कुल लोगों को समझने और समझाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वो कहते हैं लेकिन दुखते हैं मुझको मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब एक आदमी आपके सामने आ रहा हो, आपको उसका एंजियो जो है एंजियोग्राम जो हृदय के आर्टरीज को देखता है, आपको दिखाता है और आप देखते हैं कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा हो, मैं अच्छा हूँ, मैं इसे कहते हैं असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। तो वे नहीं जानते कि 2 महीने या 3 महीने के बाद सडनली ऑल ऑफ अ सडन जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, दूध में उफान आया उसी की तरह से जीवन में भी तूफान आ जाता है। आ जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मना रहे हैं, तो आज के समय में तो स्ट्रेस सभी जगह है, तनाव का मतलब बोलबाला है आज तो ये इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिल के साथ कैसे होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जैसे तनाव बढ़ता है उसका असर दिल पर पड़ता है, तो ये कनेक्शन कैसे होता है? ये कनेक्शन हमारे हृदय पर
क्यों होता है, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए कि इमोशंस का काम कैसे होता है। जी इमोशंस का काम ये है कि जब भी हमें कोई रिएक्शंस होता है जी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जी जो इमोशंस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर आप एक खतरनाक सिचुएशन में हो, मॉरिशस में तो भालू नहीं होते हैं लेकिन बंदर होते हैं। जी जी अगर 10 बंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप जय श्री राम तो नहीं बोलेंगे, आपको डर होगा। तो हमारे शरीर में जी एड्रेनालिन का प्रभाव होता है और बिल्कुल। ये हमें अपनी जान बचाने के लिए सिक्रेशन होता है। ये मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आप समय से पहले देखेंगे जो भी व्यक्ति जैसे कहते हैं केवमैन, जो एनिमल से भागते हुए थे, ये एड्रेनालिन उस समय से हैं, क्योंकि ये जान जब भी उनको जान को खतरा हो जी तो ये एड्रेनालिन उनको बचाने के लिए काम आ जाता है। तो इसका कहते हैं गुड रिएक्शन। लेकिन जब अगर आजकल के व्यक्तियां जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, वो एड्रेनालिन बढ़ जाता है, लेकिन वो नहीं दौड़ रहे हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट बैठे हुए हैं और ये सब जमा हो रहा है। दूसरा हार्मोन का एग्जांपल लेता हूँ, उसको कहते हैं कोर्टिजोल। आप सुनेंगे कि कुछ लोगों को कोर्टिजोल इम्बैलेंस होता है। क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं वो कोर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है जी। अब जब वो लेवल बढ़ता है, जैसे कि दिन में जब 4 या 3 घंटे आपको सुबह को 3 से 4 तक सुबह को ये कोर्टिजोल लेवल बहुत कम होता है। अच्छा। ये उसका नॉर्मल साइकिल है जी। तो फिर दिन में उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सके। ये अच्छा लेवल होता है। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस होते हैं या इमोशंस का प्रभाव होता है तो उसका लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे कि वज़न बढ़ाना, जैसे कि कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारे हृदय के रिदम का प्रॉब्लम्स, तो ये सभी ऐसे जुड़े हुए हैं जी। तो जब आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों को जानना चाहिए कि कैसे उसका प्रभाव हमारे हृदय पर, ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट होता है जी। लेकिन हार्मोन्स के जरिए ये सब कुछ हो जाता है। तो चलिए आज बहुत सारी चीज़ें जानेंगे डॉक्टर धर्मेश रामलगन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फ्रांस स्ट्रासबर्ग में अपना काम करते हैं, पर आज मॉरिशस में आए हुए हैं। यहाँ पर वे हमेशा आते रहते हैं, हर 3-4 महीने के बाद हमेशा आते रहते हैं और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने, सच में उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, पर इस बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया। जैसे कि हम जानते हैं कि हृदय का रोग कुछ ऐसा होता है कि आपको संकेत भी नहीं देगा, सूचना भी नहीं देगा और ऐसे में ही आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम आ पहुंची है। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना, जिसके बारे में जैसे डॉक्टर जी ने हमें बताया कि उसके बारे में नॉलेज होना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। यही एक साधारण तरीका है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हृदय रोग तो नहीं पर पैल्पिटेशन की बहुत समस्या है, जैसे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा रफ्तार से कई बार एकदम से तेज़ हो जाती है, कई बार एकदम से धीमी हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर धर्मेश जी से। देखिए, ये पैल्पिटेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जी। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं, आपको कहेंगे कि मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, मेरे सीने का जो धड़कन है वो ज़्यादा चल रहा है जी। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके। क्योंकि ये एक फीलिंग होता है जी। तो इससे बचना चाहिए जी। खासकर डॉक्टर को उससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने या नहीं देने के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जी।
तो जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जस्ट ए फीलिंग होता है, उनको लग रहा है कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उनको रीअश्योरेंस देना चाहिए और कुछ भी दवाई नहीं देना चाहिए। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो तो ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल होता है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस्ड हो और दिल की धड़कन नहीं बढ़ रहा हो तो ये एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमें जानना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है या नहीं। तो पहला चीज़ जो है जो हमें देखना चाहिए कि क्या जो वो व्यक्ति क्या वो बोल रहा है, क्या हम ये सब देख रहे हैं जी, या उसका ये एक फीलिंग होता है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है। क्योंकि कंसल्टेशंस में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कहते हैं कि पाल्पिटेशन हो रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं तो सभी एग्जामिनेशन ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं होता है जी। तो इसीलिए हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप जाइए और अगर फिर से हो तो आप वापस आइए, या हम कुछ टेस्ट दे सकते हैं जो एक दिन और एक रात को आप अपने सीने पर कुछ जैसे कि होते हैं कापते इलेक्ट्रोड्स जैसे ईसीजी करते हैं जी। उसको डालते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना काम करिए, जाइए, जो भी है कुछ भी आप अपना ज़िंदगी नॉर्मल जिए, लेकिन वो रीडिंग हमारे पास आ जाएगा एक मशीन के जरिए। जी जी जी। तो हमें पता चलेगा कि क्या ये एक फीलिंग का प्रॉब्लम है या सच में कुछ पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम है। तो जी। ये एक टेस्ट जो है उसको बोलते हैं होल्टर ईसीजी। अच्छा। ये 24 आवर ईसीजी होता है जी। तो हम इसके ज़रिए देख सकते हैं कि क्या रियली में प्रॉब्लम होता है या नहीं। दूसरा चीज़, अगर आप एक व्यक्ति को जो भी आ जाएगा, जैसे कि क्लासिकली में 30 या 50 साल के बीच जो भी वर्किंग फोर्स होता है जी। वो कहते हैं कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है जी। मैंने रिसेंटली पढ़ा कि मॉरिशस में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत लिए जाते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स लिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि काम जो है बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस हो गया है, हमें एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा लोग एक्सेसिव चाय या कॉफ़ी पीते हैं जी। ये भी एक कारण होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नॉर्मल ईसीजी करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सभी पैरामीटर्स ठीक है या नहीं। अगर ईसीजी नॉर्मल हो, कोई कंडक्शन का प्रॉब्लम नहीं हो जी, तो हमें उस पर काम करना चाहिए जो ईसीजी में नहीं है, यानी कि हमारे जीने का तरीका, लाइफस्टाइल जो है, खान पान कैसे कर रहे हैं उस पर। लेकिन एक परसेंटेज जो है हमारे पॉपुलेशन में जिनको पाल्पिटेशन होता है और उनको गंभीर समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। तो हम उस ईसीजी के ज़रिए, उस होल्टर ईसीजी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हाँ अगर एक प्रॉब्लम हो रहा हो जी। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा हो और किस, जैसे मैंने पहले में कहा, हमारे हृदय में किस भाग में प्रॉब्लम हो रहा हो जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट, उसका कारण आपको पता चलेगा, फिर आप कारण से ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट जो है जैसे कि हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं। बिल्कुल। अगर वो जैसे कहते हैं हाँ मोतिया वेंट्रिकल्स, और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अच्छा, अलग सा। बिल्कुल सही बात। अगर दूसरे भाग में होता है जैसे कहते हैं एट्रियम, लो प्रेशर कैविटीज, अगर उस पे प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। सही बात। तो ये सब जानना चाहिए और इसीलिए हमें कंसल्टेशन करना चाहिए। कंसल्टेशन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ पाल्पिटेशन हो रहा हो और ठीक है या नहीं है, बिल्कुल ठीक करना है। पूरी तरह से ठीक करना है जी जी। इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जी। और हम देखते हैं, हम सुनेंगे कि बहुत सारे लोग जो है पॉपुलेशन में बोलते हैं कि मेरे जो सीने, मेरे हृदय जो उसका पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम था, वो मैं हॉस्पिटल गया या क्लिनिक में गया और उन्होंने पेसमेकर डाला। ये अलग सा प्रॉब्लम होता है, यानी कि हमारे हृदय में जो भाग होते हैं
जैसे कि सीबी में तार होते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, जी जो आप जैसे कि जनरेटर से आपके घर तक बिजली आ जाता है, बिल्कुल तो उसमें एक तार होता है जी और उसके बीच में जी कोई रिले स्टेशन होगा, ओके क्योंकि वह सीबी को लेके आप डायरेक्टली आपके घर में नहीं आएगा, ये सही एक बात। रिले स्टेशन में सही होगा। बात तो इन सभी चेक पोस्ट का अच्छी तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हमारे हृदय में यही होता है, ओके कंडक्शन का सिस्टम यही होता है। अगर पॉइंट ए को लेकर पॉइंट बी तक कंडक्शन नहीं आ रहा हो जी और पॉइंट बी को लेकर पॉइंट सी तक कंडक्शन नहीं आ रहा हो, हमें ये सब ईसीजी में देखना चाहिए। जी इसीलिए कुछ लोगों को पेसमेकर डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडक्शन पूरी तरह उसका से कारण बिगड़ है। समझ में आना चाहिए और फिर जाके उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप ऐसे उपकरणों की बात करें डॉक्टर जी, तो ऐसे जो उपकरण है और आजकल मोबाइल ऐप के द्वारा भी उन उपकरणों को फिट किया जाता है, जिसका आपको कंटिन्यूसली उसका जो रीडिंग्स है मिलता रहता है, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, पॉपुलेशन को जानना चाहिए कि जो स्मार्ट वॉचेस हैं, हाँ जी जो कनेक्टेड वॉचेस हैं, हमारा आज का ट्रेंड जो है, जी सब लोग देखेंगे कि मेरे हृदय का रिदम कैसा हो रहा है, अच्छा है या नहीं। जी तो कंसल्टेशन में कुछ लोग आए और मुझे कहे मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मेरा जो रिदम है वो 100 से 130 को लेकर या उससे ज़्यादा ऊपर हो गया है। हाँ। लेकिन मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपने क्या 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 काम कर रहे थे, या आपने क्या खाया या क्या पिया? तो आंसर मिल गया, हाँ। क्योंकि ईसीजी नॉर्मल था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होता है, जी। लेकिन ज़्यादातर लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। जी। ये जस्ट एक ट्रेंड होता है। हम कि मतलब स्मार्ट वॉच में दिखाई दिया कि हार्ट की धड़कनें तेज हो गई है, तो अब कुछ समस्या हो सकती है। तो इसका ये हमारे जो भी स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, ज़्यादातर आम इंसान होते हैं जो बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं और जिनका स्वास्थ्य भी अच्छा सा होता है। ओके। लेकिन जब आप जैसे कि 50 से ऊपर हो जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उन व्यक्तियों को स्मार्ट वॉच देंगे तो आप देखेंगे कि उनका रिदम तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको कहेंगे कि मुझे रात को या मुझे सुबह बहुत सवेरे को रिदम का प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, आप देखेंगे स्मार्ट वॉच पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम ये है कि ओके, हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमें उसका पूरी तरह से एग्जामिनेशन करना चाहिए और क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसीलिए हमारे आजकल जो है, हमें सिंपल ईसीजी के द्वारा या फिर होल्टर ईसीजी के द्वारा हम ये सब देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका रीडिंग्स ले सकते हैं कि किस समय में आपको ऐसा हो रहा है। मैं एक पैरेलल करना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर जी, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना हेडसेट पहन लें, क्योंकि हमें इशारा किया जा रहा है। यहाँ पर एक श्रोता हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, आपको भी नमस्ते जी। ये मैंने आंजियो कर लिया है। मैंने आंजियो कर दिया है, ये गत फरवरी में किया था। लेकिन अभी तक जब मैं चलती हूँ तो मुझे ये थकावट बहुत आता है फिर भी, और ये जो जॉ के यहाँ पर ये जो दर्द होता है ना जी, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए ऐसे करते कि मुझे सहा नहीं जाता। ओके। फिर भी जब चलती हूँ तो फिर भी ये मुझे पाल्पिटेशन तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन चलती हूँ तो थकावट बहुत आती है। ओके। मुझे डर लगता है। और इसमें मैंने ये जो स्टेप डाली है, जानते हैं ना, स्टेप डाली है, ये जो मुझे दर्द कहीं पर नहीं होती है, सिर्फ ये जॉ में और फिर ये मेरी गोस हैंड में, मेरी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में ये बहुत दर्द होते हैं, बहुत। अभी उठाने के लायक नहीं हूँ, ये ऐसे करती हूँ तो बहुत दुखते हैं ये। और डॉक्टर ने मेरे अपॉइंटमेंट ये 6 महीना पर देती है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या करना है मुझे? क्या पीना है मुझे?
और ये एक जो गोली है ना, ये फोमिजल, ये पता नहीं क्या है वो, कहते हैं एक बार लेना चाहिए। ओके, देखिए तो लेती हूँ यहाँ कोलेस्टेरोल भी लेती हूँ, फिर भी मुझे यह पेन नहीं जा रहा है। ओके 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 जी, चलिए आप रेडियो पर सुनिए हमारे डॉक्टर साहब क्या जवाब दे रहे हैं। ओके ओके, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी ओके जी। देखिए ये पेशेंट जो बोल रही है, हाँ, ये अपनी सिम्टम्स को बोल रही है। जी जी जी। तो सिम्टम्स 99% में सिम्टम्स झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल। तो इस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हाँ, चेकअप करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कहा कि उसको उसने एंजियो किया, स्टेंट डाला, हाँ, किस साल में किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। लेकिन अगर उसको चेस्ट में दर्द हो रहा हो, सीने में दर्द हो रहा हो जी, तो चेकअप ज़रूर करना चाहिए। वेट नहीं करना। हाँ, वेट नहीं करना चाहिए। ओके, ये मैं यही कह सकता हूँ जी। तो बहन जी, हो सकता है कि आप हमें सुन रही हैं इस वक्त रेडियो पर, और आपको हम डॉक्टर जी यही सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है और कंटिन्यूसली ये दर्द हो रहा है तो आपको फिर से एक बार अपना चेकअप करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, जहाँ भी हाँ चाहिए। हाँ जी। तो चलिए, यहाँ पर इशारा हो रहा है, एक और श्रोता है, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, डॉक्टर जी को बोलो। नमस्ते। वो मेरी कमर में जलन सी होती है, डॉक्टर कुछ बोल सकता है क्यों? अच्छा जी, चलिए, कमर में जलन होती है उनको, क्या ये डॉक्टर जी, क्या ये हृदय रोग का कोई संबंध हो सकता है? आपकी उम्र क्या है? हेलो, हाँ जी, आपकी उम्र क्या है माता जी? 76। देखिए, अगर आपकी मैं रेडियो पर सुनूं? नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलिए। हाँ जी, 76 इयर्स की उनकी उम्र है और उनको कमर में जलन रहती है। जैसे कि हमारे सभी नानी और दादी को कमर में जलन होती है, लेकिन अगर उन्होंने रेडियो पर बात कही, मुझे लगता है कि उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं जी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्टेरोल, और उनका पेशेंट हिस्ट्री क्या है, या उसके हड्डियों का जो भी प्रॉब्लम होता है, क्या उसका इलाज हुआ हो या नहीं हुआ हो जी, क्या डायग्नोज हुआ है एक्चुअली। तो ये सब देखना चाहिए जी। अगर उसको सांस लेने में कठिनाई नहीं हो रहा हो जी, सीने में दर्द नहीं हो रहा हो, घुटनों में दर्द नहीं हो रहा हो, और अपने जो पाँव में दर्द नहीं हो रहा हो, तो उसका पॉसिबिलिटीज़ कम है कि ये हृदय या वास्कुलर को लेके कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी भी डॉक्टर ने ठीक से एग्जामिनेशन नहीं किया तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि ये 76 की है तो बढ़ती उम्र है। हाँ, तो हो सकता है कि सभी कुछ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। जी, इंटरकनेक्टेड हाँ, है, इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए एक चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें सुन रही हैं बहन जी, तो आपका भी यही एडवाइस होगा कि आप भी एक बार अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ इसमें से निकल आए, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और रिलेशन, मतलब कोई बीमारी ना होते हुए भी ये इसकी असली वजह आपको पता चले। यहाँ पर हमारे साथ तकनीक पर जुड़े हुए हैं यज, और हमारे साथ है दीपशिका। तो चलिए, उनका इशारा यही हो रहा है कि यहाँ पर एक और श्रोता है जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और डॉक्टर जी को भी नमस्ते, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो डॉक्टर जी, मेरा अनुभव से दिल की बीमारी, छाती में कुते गोश बहुत दर्द होती है, बहुत पसीना छूटते हैं, होते नहीं होते, टूफे लगता है, और कभी ये भी है अनीमी हेपेटाइटिस A-B-C के बारे में, जब लेफवा और सेवो में खून फंक्शने नहीं होता है तब कुछ लोग इधर उधर बात करते हैं, हम सोचते हैं कि उनका मानसिक बिगड़ गया है, लेकिन ये खून के कारण से ऐसा होते हैं। धन्यवाद डॉक्टर जी, आप सुधार देना
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे उन्होंने कहा ना कि अनुभव अगर आपने कहीं सुना भी है तो आपको पता रहेगा कि ये हम ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना डॉक्टर जी कि ये सिम्टोमेटिक बातें हैं और इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, इसे ये मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसने हमारे जो विषय जो हमने आज का विषय जो रख लिया है, जी जी, ये एग्जैक्टली जी जी, ये जो भी बात कर रहे थे वो थे धनेश्वर चोवा जी, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ, तो ये एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट पर जाता है। बिल्कुल, गंभीर समस्याएं। बिल्कुल। क्या होता है जब भी हमारे हृदय में, जैसे हमने पहले में कहा, जो भी भाग होते हैं, जो भी हिस्से होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है जी, हृदय के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाता है जी। जब वो फंक्शन ज़्यादा बिगड़ जाता है जी, तो एक पैरामीटर जो है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जी, यानी कि एक मिनट में कितने लीटर्स का खून हमारे पूरे शरीर में जा रहा हो। बिल्कुल। अगर वो कुछ थ्रेशोल्ड से, लिमिट से नीचे होता है जी, तो ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। उनको ज़्यादातर खून नहीं मिलता और ये लो कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे किडनीज पर असर होता है, हमारे लीवर पर असर होता है और बाद में हमारे दिमाग पर असर होता है। ओके। क्योंकि दिमाग वो ऑर्गन होता है जो लास्ट में बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारे जो मैकेनिज्म होता है हमारे शरीर में, हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म में ऐसा किया गया कि दिमाग जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन लो कार्डियक आउटपुट में जब ये खून का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, पॉसिबल होता है कि हमारे जो दिमाग में ज़्यादातर खून नहीं आ रहा और लोगों को ये महसूस नहीं होगा, लेकिन उनके जो भी जैसे कहते हैं मोगेशा में सुकून बोधमा पाबू, ये ऐसा नहीं है कि आदमी पागल हो गया है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ज़्यादा खून नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से खून नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे स्पेशलिटी में एक सेगमेंट होता है, कहते हैं कि हार्ट फेलियर, इन फ्रेंच में बोलते हैं इंसुफिसेंस कार्डियक। ये उस पॉपुलेशन का पेशेंट होता है जिनमें ज़्यादातर लो कार्डियक आउटपुट होते हैं और उनको ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। जी जी जी। उसका जो मैनेजमेंट होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उस पेशेंट के आगे पीछे सर्जन सिर्फ नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, सभी स्पेशलिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर मॉरिशस की बात करें तो अब हमें बहुत प्रोग्रेस करना चाहिए उसमें, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है उस भाग्य में। जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में फ्रांस में मैं खुद ट्रांसप्लांट करता हूँ उन पेशेंट्स के लिए जो उनका लो कार्डियक आउटपुट होता है। हम जानते हैं कि हृदय का फंक्शन बिल्कुल ख़राब हो गया है और उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं और बाद में वो अच्छी तरह से ज़िंदगी फिर से जी सकते हैं। तो डॉक्टर जी, हम लोग लगभग हमारे प्रोग्राम की समाप्ति तक आ गए हैं। हमारा आखिरी सवाल जो है वो टेलीमेडिसिन पर, जैसे आप हमारे ब्रीफिंग सेशन में बता रहे थे कि टेलीमेडिसिन और डिजिटल जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो हमने देखा है कि समय बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें हमारे जब हृदय रोगों की बात करते हैं तो हृदय रोगों के प्रबंधन में ये कैसे मदद करता है, आप हमें बता सकते हैं? टेलीमेडिसिन जो आ रहा है बहुत लोगों को जैसे कहते हैं सुलाजमा मिल रहा है। क्यों? ज़्यादातर यूरोप में। हाँ। और जैसे कि हृदय को लेकर जो प्रॉब्लम होता है, हमने जो भी बातें अभी कही, जैसे कि हार्ट फेलियर, इंसुफिसेंस कार्डियक, टेलीमेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि रोज़ में वो अपना वज़न ले सके और हमें पता चले कि क्या वो ट्रीटमेंट काम कर रहा हो या नहीं। तो वो एक एप्लीकेशन होता है जिसमें वो अपना डेली वज़न डाल सके, ट्रीटमेंट का डोज डाल सके, और जब वो सब इंफॉर्मेशन कनेक्ट होता है तो डॉक्टर को आ जाता है और वो देख सकता है, जैसे कि हमारे एक ग्राफ होता है और वो जानता है कि क्या पेशेंट अच्छी तरह से ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है या ट्रीटमेंट एफिकास नहीं हो रहा है। तो टेलीमेडिसिन इसको लेके
बहुत एडवांटेजेस ला जैसे रहे बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स उसको नोट करता है। ओके, उसको ये टेलीमेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन अगर हम टेलीमेडिसिन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह का पेशेंट है। ओके, आपको एक फ्लू हो गया है तो आपको टेलीमेडिसिन ठीक है, हम उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हार्ट फेलियर है, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सके, लेकिन कंडीशन ये है जी, कि डॉक्टर आपको जाने, बिल्कुल, आपको पूरी तरह से एग्जामिनेशन कर सके और बाद में टेलीमेडिसिन करे। उसकी कंडीशंस को समझना, उसकी स्टडी करना बहुत आवश्यक लेकिन हो जाता है टेलीमेडिसिन सभी चीज़ों में। जो भी डॉक्टर उस पेशेंट को नहीं जानता हो, उसके फिजिकली सभी नहीं को नहीं एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो चलिए जाते जाते डॉक्टर जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? मुझे ये लगता है कि हमारे देश में आज के ज़माने में हमें बहुत सारी चीज़ें में बदलाव लानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो भी खाने पीने के तरीके हैं, जो भी हमारे एक्सरसाइज रूटीन्स हैं, लाइफस्टाइल चेंज हैं, ये सभी कर रहे हैं। लेकिन जो बदलाव मैं बोल रहा हूँ वो अलग सा बदलाव है। हमने देखा कि पिछले 30 या 50 साल से हम कह रहे हैं कर नहीं पाफी में पाबो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन क्या हो रहा है? बिल्कुल अलग हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ज्यादा पी रहे हैं, ज्यादा स्मोक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जी? जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो भी हिंदी समझ रहे हैं, जी, खासकर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, मुझे अच्छी तरह से सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि मैसेज अच्छी तरह से नहीं आ रहा हो। हमें तैयारी करना चाहिए कि हमारे मेडिकल लेवल ज़्यादा हाई हो, क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें जानना चाहिए कि हम किस लेवल का सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस का लेवल जो हमारी पॉपुलेशन को देना चाहिए उसको ऊपर उसका लेवल बढ़ाना है। और लेवल कैसे बढ़ाएं? अच्छे डॉक्टर लाएं, बिल्कुल, जो जैसे कहने हैं पोटेंशियल है, जिनके पास कैपेबिलिटी है और जो अच्छे से और एक्सपीरियंस, मैं समझती हूँ एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि हम ये सब एक दिन में नहीं बदलेंगे, बिल्कुल, लेकिन आज जो हम कर सकते हैं जी, हमारे सभी मेन यूनिट्स में जो भी हम लीडर्स लाते हैं जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये जात पात, ये आपके मजहब, ये आपके जो भी चीज़ें हैं, ये नहीं देखता है। बिल्कुल, और ये पॉलिटिकल बैरियर्स को भी क्रॉस कर देता है। सही बात है, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम हो सकता है। जी, और चलिए यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। आप सभी को याद दिला दें, ये कार्यक्रम आप दोबारा से देख पाएंगे और दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और इसी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर धर्मेश जी जुड़े। धर्मेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका ट्रिप दोबारा जल्दी हो और हम फिर से आपको आमंत्रित कर सके, क्योंकि सच में मॉरिशस की जनता को आवश्यक है इस नॉलेज की। इसी के साथ हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम हमारे साथ जुड़ी रही, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो इस वक्त MBC पर हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ दिन की शुभकामना देते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।